आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है महेश कटारे जी द्वारा लिखित कहानी कांख में नदी। वह गांव के हिसाब से तीसरा और भौजी की जिंदगी में चौथा पति हुआ। लोग मुंह दबाकर खी खी करते बतियाते, भैया जा जनी में तो अगिन बसी है, स्यात ही को होए जो जा लुगाई की मेड़ बांध पावे। झांसी वाली भौजी में कुछ ऐसी सिफत है कि सामाजिक जिबरिया की गांस अपने आप ढीली पड़ जाती है। वह चलन में रहकर चलन तोड़ती हैं। गांव की चौगिरही में तो किसी मुसलमान मर्द की भी कुव्वत न रही कि 4 बीवियों की गिनती पूरी कर लेता, और भौजी द्रौपदी तो केवल एक पति पीछे थी। उसूल उनका भी यही था कि तय समय में पति के प्रति भरपूर निष्ठा रखो, कोई अन्य उनकी देह छू नहीं सकता था। नेम धर्म निभाने में अच्छी भली सती सावित्रियों के कान काटती थी वह। उनके हर नए पति के साथ गांव में तुमार बंधता है। आर्तनाद के पीछे यह भी रहता है कि हाय हम न हुए, और भौजी बाढ़ के इस मटमैलेपन के बीच उस तरह रास्ता बनाती तैर जाती हैं जैसे चतुर और सक्षम भारतीय पैनल कोड के ऊपर से निकल जाते हैं। कोई न कोई होता है जो चौतरों चौपालों पर चल रही मस्कियों की सूचना भौजी तक पहुंचा देता है। उनमें अपनी आलोचना सुनने का धीरज भी गजब है। यदि यह बात भी कान तक पहुँचे कि अमुक तमुक के अनुसार भौजी फलाने ठिकाने के साथ अरहर ज्वार के खेत में या किसी खंडहर की ओट होते देखी गई हैं, तो भौजी अलाने फलाने के पौरुष पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देती। वो का कहेगा लाला, बाकी मेहरिया तो अबे तक काऊ के संग डिगर चुकी होती। मैंने ही बाकी मेहरिया को महीना 2 महीना में एक आध बेर अपने खसम की खटिया पे आयबे की छूट दे रखी है। मैं न होती तो मुक्ति अर्थात बहुत सी चिड़ैयाँ उड़ गई होती जा गाँव से। मुँह से का छिपा है कि कौन की दाल में कहाँ से बघार लागत है। इस तरह जवाब देते हुए सबक तक पहुँचाने का उनका अपना ही तरीका रहता था। बड़े बड़े मुंह फट भी भौजी पर लांछन धरते कतराते हैं, पर लोग करें भी क्या। 2-4 बरस में वो ऐसा कुछ कर बैठती या संयोग से घट जाता कि मुंह खुली पड़ते। यही लो कि चौथे पति वाली वह पहली स्त्री बनी गांव के इतिहास में। कोड़ में खाज की भांति हर पति अलग अलग जाति थे। लोगों को खुजाना भी पड़ता और जलन भी झेलनी होती। भौजी ने जब पहल इस मौजा में कदम रखा, तब दिल्ली पर नेहरू जी के बाद शास्त्री जी का राज था। वह अपने से दुगनी उम्र वाले राम स्वरूप ओझा के बिचुआ पहनकर गांव में उतरी थी। उनकी संतान भी राम स्वरूप ओझा से ही मानी गई। मैंने राम स्वरूप को भी पहली बार देखा। उन दिनों घर घर उड़ती चर्चा से ही जाना कि मेरे जन्म से 8-10 साल पहले अपनी पत्नी की गर्दन हंसिए से चीर देने के चलते राम स्वरूप का गांव छूटा था। तब इस तरह के हादसे बरसों में कहीं होते थे और इनकी गूंज लेकिन महीनों रहती थी। आज की तरह नहीं कि सुबह कोई हत्या हुई, दोपहर तक घटना के ब्यौरे मिले और तीसरे पहर तक नई घटना पिछली की चर्चा पर पानी फेर गई। बिस्तर पर पहुंचने तक दिमाग पर कितनी चोटें पड़ती हैं कि वह सुन्न हो जाता है। फिर कुछ भी घटता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हादसा नहीं लगता। तो राम स्वरूप 3 साल की जेल काटकर चश्मदीद गवाह के अभाव में बरी होकर थन्ना छूने गांव आए और गायब हो गए। 12 बरस जाने कहाँ कहाँ भटकते बिरमते वो भौजी के साथ जन्मभूमि लौटे थे। मैं उन दिनों 9-10 का होकर 6ठी में पढ़ रहा था। भौजी ने ही उनके खंडहर बनते जा रहे मढ़ा का जंग खाया ताला तोड़ा था। राम स्वरूप की मृत्यु सर्पदंश से हुई। चर्चित हुआ कि ओझा की पूर्व पत्नी श्राद्ध आदि के अभाव और अकाल मृत्यु के कारण पहले चुड़ैल बनकर घर में रही, फिर सांपिन बनकर रहने लगी थी। मैं राम स्वरूप ओझा की धरती पर लेटी ग्रह लेती देह का दर्शक रहा हूँ। आसपास गांव के सभी नामी वायवीर अर्थात जहर उतारने वाले जुटे थे। ढाक रखी गई थी। ढाक बड़े मथना के मुंह पर कांसे की ऊंधी थाली बजाने को कहा जाता है।
वायुवीर पहले मंत्र पढ़ नीम की पत्तियां पीड़ित को खिलाते हैं। कड़वा लगे तो जहर का असर नहीं, और घास सा मिठियाते तो शरीर में जहर फैलना माना जाता। वायुवीरों का प्रमुख पीढ़े पर बैठ थाली गोल घुमाते हुए बजाता। वातावरण में घड़े की गुमक में चिपटी कांसे की झंझनाहट लहरों सी उठती गिरती। बीच बीच में पीड़ित के मुंह पर मंत्रपूत जल के छींटे मारे जाते हैं। अजब अर्थ वाले गीत गाए जाते। पीली लौ फेंकती चिमनियों के प्रकाश में छनन अनन नाचती थाली और चीखते से बोल वातावरण को डरावना बना रहे थे। भौजी मुंह पर घूंघट ओढ़े कच्ची खपरेल की भीत से सटी निढाल बैठी थी। गोद का बच्चा उनके घुटनों पर पड़ा सो रहा था। अनुमान लगाना कठिन था कि घूंघट के पीछे भौजी आंसू बहा रही हैं या अपने भविष्य पर सोच रही हैं। कभी कभार घूंघट के बीच से वह नाक जरूर छिनक देती। मंत्र तंत्र विष से पार न पा सके। सारी रात ढाक सनसनाती रही, गीत गूंजते रहे, मंत्र मारे जाते रहे, किंतु सकारे ही अर्थी सजानी ही पड़ी। भौजी ने पति के सारे क्रियाकर्म लोकाचार मनोयोग से निपटाए। चर्चा रही कि भले ही करी हुई राण या भगाई हुई कुलच्छनी आई रही हो, निकली सतवंती। लोग उन्हें ललचाई श्रद्धा से ताकते, औरतें इज्जत देती। रही भरपूर जवानी तो उसे वह कहाँ ले जाकर दफनाती। हम बड़ों के मुंह से सुनते थे कि देह फाड़ कर निकली पड़ रही है। उनके आसपास सब बड़ा पवित्र पवित्र सा चल रहा था कि एक सुबह मैंने पिता को माँ से कहते सुना, चिनाल ही निकली ससुरी, पति बर्ता का ढोंग रचा रचा कर गिरी भी तो काची की जांग पर। अरे गू ही खाना था तो किसी भले आदमी का खाती। मुझे जागते देख पिताजी कान पर जनेऊ लपेटते नित्य क्रिया को निकल गए। माँ झाड़ू बुहारियों में लग गईं। मैं 6ठी से 7वीं कक्षा में पहुंच चुका था, इसलिए कुछ कुछ समझने और कुछ न समझने के दौर में था। समझने के चक्कर में एक बार मेरी कसकर पिटाई हुई थी। हुआ यह कि गांव भर में सबसे ज़्यादा ग्रंथ और किताबें हमारे घर पर ही थीं। रामायण, दोहा चौपाई वाला सबल सिंह चौहान कृत हिंदी महाभारत, सुखसागर, आलखंड, कुछ बारहमासियाँ, किस्सा तोता मैना, पंच परमेश्वर, पंचांग, शीघ्रबोध आदि। ये पुस्तकें पढ़ने मुझे निरंतर प्रोत्साहित किया जाता, किंतु इनसे अलग कुछ किताबें मेरी पहुंच से दूर ऊंचे ताख पर कपड़े में बांध कर रखी जाती। मैं उन्हें देखने पढ़ने को उत्सुक रहता। एक दिन अवसर पाकर मैंने वह बस्ता उतार लिया। उनमें से 3 किताबें निकली, श्रीमद् भागवत गीता, बंगाल का काला जादू और असली सचित्र कोक शास्त्र। रहस्य तो उजागर नहीं हो पाया, पर मुझे संदेह है कि बड़ी बहन ने मुझे ये ग्रंथ उलटते पलटते देख लिया होगा और उचित माध्यम से बात पिता के कानों तक पहुंची होगी। फिर तो उनके हाथ थे और मेरी देह, जिसे सुजाना कहते हैं, वो करके रख दिया। पिताजी की मनोदशा अब मैं समझ सकता हूँ। पुरोहिताई करते हुए माँ पाल आंगन के बदले में आशीर्वाद बांटते पिता गांव के निरीहों में गिने जाते। वह अपना क्रोध केवल घर भीतर ही प्रकट कर सकते थे। खुद अपनी ही जाति अर्थात ब्राह्मणों में उन्हें मंगता कहा जाता। स्कूल में भी मुझे ब्राह्मण ठाकुरों के लड़के कभी कभी यही संबोधन देते। घर चूंकि जजमानी से ही चलता था, अतः हाथ फैलाए गाय सी दीनता के साथ रहना पिता की नियति थी। वह घर के बाहर मुझे सदा घिघियाते से दिखते। गांव में नाई, धोबी, कुम्हार, बरार आदि 7 एलची होते हैं, जिन्हें शादी, ब्योहार, तीज त्योहार पर भोजन का परोसा मिलता था। हम शायद 8वें एलची थे, जिन्हें भोग लगा परोसा जाता था। दीनता परिवार का स्थायी भाव बन गया था। पिताजी घर में अक्सर वही दोहराते जो पटेल, पटवारी, ठाकुर, सरपंच के श्री मुख से सुनकर आते। अभी पिता नृत्य क्रिया से लौटकर नहीं आए थे कि भौजी को देख माँ चौंकी। जरूर, किंतु उन्हें कुछ जानने की उत्सुकता भी रही होगी, सो स्त्रियोचित कूटनीति के साथ पूछा, आज सकारें कैसी घूम पड़ी बहू? भौजी सीधा उत्तर न दे माँ के पैरों पर झुक गईं। महिलाओं के बीच अपने से बड़ी की पिंडलियां दबाते हुए पैर पड़ने का चलन है।
भौजी नियम निभा रही थीं। माँ की तरह मैं भी कुछ जानने को उत्सुक था। पैर पड़ती भौजी आशीष सुनने की प्रतीक्षा में थी। सुहागिनों को अहवातिन रहने का आशीष मिलता है। माँ निश्चय ही असमंजस में रही होंगी, क्योंकि कल तक विधवा रही भौजी द्वारा सुहाग चुन लिए जाने की सूचना उन्हें मिल चुकी थी। आशीष के लिए फैलाई गई मन की खाली झोली समेटती भौजी ने आने के हेतु बताने की भूमिका बांधी। आज 14 है ना बुआ? हाँ, माँ का संक्षिप्त उत्तर था। सो महादेव की कथा कहवानी है। पंडित जी तो आज आन गांव जा रहे। माँ ने टाला। सो का भाई चले जाएं, हमारे देवर करवाए देंगे पूजा। वो बात ये है कि हमने विद्याराम से पक्की कर ली है, तो सोची कि पहले देई देवता को कौच हरा छीटा निकाल के ई उन्हें देहरी चढ़ाऊं। राम स्वरूप तिहारे जिजमान हते, विद्याराम ऊ हैं। यूँ तो चुल्लू गुरु बैठे हैं, पर पुरोहिताई तो तुम ही हो। चुल्लू से हमारे घर की व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता है। 2 प्रतिष्ठित पंक्ता परिवारों का यह द्वंद्व पीढ़ियों से चला आ रहा है। अतः माँ जिजमानी के 2 घरों पर प्रतिद्वंदी का अधिकार हो जाने की चिंता में पड़ गईं। विद्याराम का परिवार बड़ा भी है। सालाना 100-200 नकद दक्षिणा और मन 2 मन चून चावल दान पुण्य करने वाला। माँ कुछ सोचते हुए कहने लगी, बे हाथ धोबे गए हैं, बे ही कह सकत हैं। बे अर्थात मेरे पिताजी। ठीक है, आप आन देव पंडित जी को, मैं लौट के आती हूँ। क्या मेरे गालों पर हाथ फेर देवर भाभी का रागात्मक संबंध प्रदर्शित कर भौजी लौट गई। पिताजी के लौटने पर माँ उनसे खुसुर फुसुर कर ही रही थी कि भौजी आ पहुंची। उनके हाथ में आंचल से ढकी परात थी। परात जमीन पर रख उन्होंने पल्लू हाथ में ले पिताजी के पैर छुए। परात में प्रचुर आटा, चावल की पोटरी, गुड़ का ढेला, दाल, नमक और खड़ी लाल मिर्चें सजी थीं। आटे के ऊपर 5 रुपए का खरखरा नोट खुसा था। फौजी की श्रद्धा का दबाव कुछ ऐसा पड़ा कि पिताजी ने हाँ नहीं की तो ना भी ना कह सके। कथा पूजा की दक्षिणा में मैंने भी 5.25 रुपए पाए, जबकि उन दिनों 1.25 की रेट थी। इस 1.25 में भी चवन्नी की जगह अक्सर इकन्नी दुवन्नी लगा दी जाती। कुछ दिनों या महीनों की बदकही के बाद गांव और भौजी का जीवन फिर ढर्रे पर आ गया। विद्या दादा की उम्र भौजी से 8-10 साल कम थी, किंतु भौजी की भैंस की बदौलत साल भर में ही उनकी चाम चिकनी बन पहलवानी हो आई थी। भौजी के हिस्से स्वर्गीय पति की 12 बीघा काश्त आई थी। विद्या दादा का पारिवारिक हिस्सा उन्हीं के परिवार में छोड़ दिया गया था। इस उदारता के कारण भौजी का सिक्का उस परिवार में चलने लगा था, वो कि उन्होंने नाती दूरे नाती तीरे की नीति अपना रखी थी। मिडिल पास होने के बाद मैं तहसीली विद्यालय में भर्ती हुआ और भौजी गर्भवती। कार्तिक महीने में स्त्रियां पड़वा से पूनों तक महीने भर का स्नान व्रत रखती हैं। भौजी अपने मोहल्ले की अगुआ बनी। औरतों के टोल रात के पिछले पहर में कीर्तन गाते नदी की ओर निकल पड़ते। उधर ही फरागत, वहीं स्नान। भौजी का गेहुआ रंग, कठीली देह कईयों को अपनी छाती मसोसने को मजबूर करती। खेत खलिहान गेवड़ा घूरे तक भौजी बिछुआ झनकारती घूमती। उनके हाथ सदा व्यस्त रहते। पति के प्रति एक निष्ठता उनका उसूल रहा। स्नान से लौटती भौजी को पटेल के भाई रंजीत ने चुहल करते हुए छेड़ा, झांसी बारी, अंधेरे में पाँव ओंध नीच न जाए, पेट टपकी जाएगा। स्नान की पवित्रता में लिपटी महिलाओं के झुंड में चलती भौजी का यह सार्वजनिक अपमान था। कोख पर अश्लील छीटाकशी थी। भौजी झेल न सकी। धुधलके के बावजूद घूंघट नाक पर लाकर कह दिया, गिर कैसे जाएगो जेठ जी, मर्द को बीज है और चोर को नैया। टोल की औरतें खिलखिला पड़ी थीं। पटेल परिवार चलते पुर्जा परिवार, लक्ष्मी लाठी से समृद्ध। इस तरह के उत्तर देने की हिम्मत गांव में किसी की न थी। अफवाह थी कि इन सज्जन ने अपनी विधवा बहू को फांस रखा है। बहू के पेट की सफाई भी करवा चुके हैं। जवाब से सनाका खाए रंजीत घूसा तान लपके, साली कुतिया भले आदमियों के मुंह लगती है,
मैं लाठी डाल के मुंह से निकाल दूंगा। भुनसारे का बखत गांव में जगार हो ही जाती है। लोग बाग खांसते खखारते घरों से निकलने लगे थे। व्रती स्त्रियों का समूह कुछ अनुचित घटने की आशंका से सिहर तितर बितर होने लगा। रंजीत फनफनाते हुए आगे बढ़े कि भौजी के हाथ में कटार चमका। किसी को भान भी न था कि औरत राह की सुरक्षा के लिए हथियार भी रखती है। असल बाप का होए तो हाथ लगा के देख। आड़ अर्थात अंडकोश काट के घूरे पर न फेंक दिए तो झांसी बारी नहीं सुअरिया समझो। मिसमिसाता रंजीत थम कर रह गया। ऐसी औरत का क्या भरोसा, कुछ भी कर डाले, लाज लिहाज घोल कर पी चुकी है। वो उल्टे पांव मुड़ा घर से बंदूक उठाने, बड़बड़ाते हुए, हरामजादी अभी उतारता हूँ तेरी मैं गोली, अभी देख ठाकुरों से उलझने का तमाशा। चारों ओर से लोग बाग दौड़ दौड़ कर एकत्र हो उठे। उधर घर वाले गालियां बकते रंजीत से लटके थे, इधर भौजी कटार ताने खड़ी थीं। विद्या दादा लुहांगी लिए आ पहुंचा था, समर मरण पुनि सुरसर तीरा की मुद्रा में। कुछ उसे भी थाम रहे थे। पहाड़ी टेकरी के उस मोड़ पर आधा गांव जमा हो गया। विद्या का परिवार रंजीत से जाति में हेठा जरूर था, किंतु लाठियों की गिनती उधर भी कम नहीं थी। लाशों की गिनती कम ज़्यादा हो सकती थी, पर गिरती दोनों ओर से। बातों बातों बढ़ी रार के बीच के समझदारों ने कुछ इस तरह टाला कि रंजीत इज्जतदार है और झांसी बारी है भी तो ही जानी बूझी। रंजीत को लुगाइयों के मुंह नहीं लगना चाहिए था। इस घटना से हमारा घर पुनः धर्म संकट में आ गया। कार्तिक सुदी नवमी से स्नान करने वालियों का उपवास आरंभ होता है। इस इच्छा नवमी को इच्छा हो सो पकवान खाओ, फिर स्नान की समाप्ति पर तुलसी पूजा के पश्चात ही अन्न से भेंट होती है। इच्छा नवमी को आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर उसी के नीचे ब्राह्मण को भोजन करा पकवान प्रसाद पाया जाता है। भौजी क्या निमंत्रण तैसा था। पटेल परिवार के भय से भौजी के अनुष्ठान में शामिल होना उनकी पक्षधरता मानी जाती। यह ठीक पोखर में बस कर मगर से शत्रुता जैसा उपक्रम था। न उगलते बन रहा था न निगलते। साणों की लड़ाई के बारे में झुरकन की संभावना सामने खड़ी थी। सोच में डूबे माता पिता के गले में कौर अटक जाता। पिता पटेल के द्वार गए। निश्चय ही विप्रजन दैन्य के साथ अपनी व्यवस्था बताई होगी और जजमानी में आने जाने की छूट के लिए झोली फैलाई होगी। विद्या दादा साइकिल लेकर मुझे लेने तहसील आए थे। वहीं से उन्होंने मेरे लिए धारीदार पट्टे का पजामे का कपड़ा और कमीज़ के लिए पॉपलिन का कपड़ा खरीदा था। भौजी ने भक्ति भाव से अनुष्ठान पूरा कर लिया। 2 वर्ष में ही भौजी के भाग्य ने फिर करवट बदली कि विद्या दादा एक कन्या उनकी गोद में डालने के बाद गृहस्थी से विरत हो गए। गले में कंठी पहन गेरुए वस्त्र धारण कर बाबा हो घर त्याग गए। जाने कैसे घटित हो गया यह। सुंदर सी नारी उनके घर में बस रही थी। संपत्ति आवश्यकता से अधिक ही रही। सब करतल पर था, जिसकी गिनती 7 सुख में होती है। फिर भी वह मूड मुड़ाए सन्यासी हो गए। जाने क्यों सुख में कोई शाप दुबका बैठा रहता है और धन आदमी को सदैव खुशी नहीं दे पाता। शायद आदमी सुख से भी आगे आनंद जैसा कुछ चाहता है, या उससे भी आगे कुछ। आगे भले कुछ न होता हो, पर होने का भ्रम तो होता ही है। भौजी अब न विधवा रही न सधवा। हाथ बटाने वाले के अभाव में खेती गृहस्थी के साथ संतान की साथ संभाल। दिन खटते बीतता, रात कलपते। 2 बरस फिर भी उन्होंने धैर्य से काटे कि शायद गया हुआ लौटे, न लौटा वह जोगी। झांसी बारी का करे। घर देखो तो बाहर उजाड़ और बाहर संभालो तो घर फजीहट में। फौजी ने हिम्मत तो ना हारी, पर उनके चेहरे से रौनक और दर्प साथ छोड़ने लगा। वह हर 8वें 15वें दिन घर आता तो 2-3 घंटे जरूर भौजी के यहाँ बिताता। फौजी स्नेह में डूब कभी पकौड़ा पापड़ तलती, कभी खीर पका कर खिलाती। मेरी मसें भीगने लगी थीं और ईश्वर मुझे क्षमा करे, मैं कभी कभार मनी मन भौजी से अपनी जोड़ी मिलाने लगता था। इससे आगे बढ़ने की ना मुझ में हिम्मत थी, न उधर से कोई संकेत। फिर भी हमारे परिवार का भला चाहने वाले किसी ने
माँ बाप को सतर्कता बरतने की सलाह दे ही डाली। पिता तो पहले से ही मेरे कदमों पर आंख रखे हुए थे। अपने ब्राह्मणत्व और दैन्य को भुनाने के लिए उनके पास एक ही उपकरण था, यौन शुचिता। कवच था यह उनका। उन्होंने मेरे भौजी के यहाँ उठने बैठने की हरकत बंद करने की घोषणा कर दी। चुगलखोर की चाल सफल हो ही गई होती यदि माँ बीच में न कूद पड़ती। सुनाओ, झांसी बारी जो कछु कहेगी डंका की चोट पर करेगी। चोरी से नहीं करी सकत है वो। और जो तिहारे कान भरवे बारे हैं ना, दूध के धोए हैं क्या? ठीक है, बिगड़े गो तो हमाओ मोड़ा, इन्हें का परी है। पिता को संबोधित माँ ने दो एक कान भरने वालों को इसी तर्ज पर फटकारा था। कहा जाता है कि कुंवारी के भाग से सुहागन मरती है। भौजी के पड़ोसी रमदिला तेली की पत्नी चल बसी एक दुधमुही बच्ची को छोड़कर। 13वीं तक उसका घर नाते रिश्तेदारियों, बहनों, फूफियों से भरा रहा, पर बच्ची रात दिन चिचियाती रहती। रमदिला हलकान था। बच्ची को कंधे से चिपकाए फिरता, फिर भी चिचियाना बंद न होता। भौजी भी उसका रोना सुनती। एक दिन उन्होंने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। बच्ची लगी सो ऐसी लगी कि भौजी की होकर रह गई। गांव में काना फूसियां होने लगी कि अब झांसी बारी रमदिला को फेंटती है। रमदिला भी उनके आगे पीछे बिछा रहता। खेती का काम उसने संभाल ही लिया था। लोकापवाद जब ज़्यादा ही बढ़ गया तो मैंने स्वयं भौजी से कहा कि लोगों का मुंह बंद करने के लिए रमदिला को कर क्यों नहीं लेती? यूं भी वह तुम्हारे खेत खलियान संभालता है, तुम उसका घर। सूप पर कुछ फटकती भौजी मुस्कुराई थी। लल्लू, तुम नहीं समझोगे। औरत धरती होती है, मर्द आसमान। एक में छाने का गुण है तो एक में बिछ जाने का। रमदिले में आसमान की तासीर नहीं है, सो नाता नीब न पावेगो। रही बिन की मोड़ी, सो मेरी कोख से ई दो हैं जाती, तो का पालती नहीं। जा मैं कहूँ पे एहसान थोड़े ही करी है। उस दिन मेरी भौजी के चरण छूने की इच्छा हुई थी। मैं इंटर पास कर चुका था। कॉलेज जाने की जुगत न थी। बड़ी बहन की शादी में घर पूरी तरह जुट चुका था। कर्जा भी हुआ। पिताजी कंधे पर खुज्जी टांग हफ्तों के लिए जजबानी पर निकल जाते। उनका पेट औरों के घर भरता और घर के लिए खुज्जी भर कर लाते। खर्चा दरकाने लायक 5-25 रुपये दक्षिणा भी मिल जाती। एक आसरा मंदिर पेटे चली आ रही 5 बीघा जमीन का था, किंतु सरकार ने उसे पुजारियों से छीन बोली पर चढ़ाने का कानून बना दिया। गांव के कई लोगों की निगाह उस जमीन पर गड़ी थी। पटवारी तहसीलदार से सांठ गांठ होने लगी थी। हमें ऊंची तो क्या नीची बोली लगाने की भी कुव्वत न बची थी। प्रसिद्ध था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते मुख्यमंत्री को ब्राह्मण जाति से चिढ़ है। ब्राह्मणों का आर्थिक आधार समाप्त करने के लिए ही उन्होंने यह कानून बनाया है। उनके स्वयं के पास नामी बेनामी हजारों एकड़ जमीन है, किंतु वह विरासत के हक वाली थी और हमारी दान खाते के चुग्गा वाली औकाफ की। आषाढ़ के आखिरी दिन बादलों के गुच्छे आकाश में टहलने लगे थे। घर में न जुताई के लिए पैसा था, न बावनी के लिए बीज। ऊपर से तलवार लटकी हुई कि सरकार जाने कब बोली लगवा दे। ऐसे में पढ़ाई जारी रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मन में एक अजीब बेचैनी भरी रहती। छोटी मोटी नौकरियों के दरवाजे बंद। सरकार लगे हुओं की भी छटनी में जुटी थी। लगता था कि केवल कलेक्टरों और मिनिस्टरों के पद ही बचेंगे। मेरा जवान होना भी घर का बोझ बढ़ा रहा था। पीले हाथ होने की प्रतीक्षा में एक बहन और बैठी थी। घर में अबोला छाया रहता। रातों को अकेले में कई बार आत्महत्या का विचार उठता। कल्पना में लाश के पास रोते बिलखते सिर पटकते माँ बाप बहन दिखते तो घबरा कर मन आत्महत्या की ओर से मोड़ लेता। उन दिनों पिता तेजी से बूढ़े होते चले जा रहे थे, फिर भी उंगलियों पर जमाने भर के ग्रह नक्षत्र गिनते, जेब में पंचांग खोसे, कंधे की खुज्जी भरने के लिए गांव गांव भटकते फिरते। मैं समय काटने भौजी की ओर निकल जाता। मुझे चाय का कप थमाती भौजी ने पूछा, लल्लू स्कूल खुल गए, तुम नहीं जा रहे? भौजी ने जैसे मेरे घाव में नाखून गड़ा दिया हो। क्या कहता, बस फल आंसू टपकने लगा। खड़ी हुई भौजी ने मेरा सिर बाहों में समेट लिया।
मरद होई के रोत हो, बुरो टाइम तो भगवान पे ऊ आवत है, हिम्मत से ही पार लगो जात है। तुम ही जुआ डार बैठोगे तो बूढ़े मैयो बाप का करेंगे? चिंता न करो, भगवान कछु न कछु रास्ता निकालेंगे। भौजी अपने मढ़ा में गई और लौटकर 100-100 के 5 नोट मेरे हाथ पर धर दिए। 150 की और ज़रूरत पड़े तो कछु करूँगी मैं। तुम ट्यूशन फूसन करके खर्चा निकालियो अपनो, कछु न मिले तो मजूरी तो अपनो हाथ है। 50 रुपये की रेट है बाजार में, वहाँ को देख रहो कि पंडित को लड़का बेलदारी कर रहा है। आंखें भौजी की भी भर आई होंगी, क्योंकि उनका गला रूंध रहा था। मुझ में तो उनकी ओर देखने की ताब ही न रही थी। तब भविष्य के अंधेरे की ओर दौड़ते हुए मैं बीएससी के अंतिम वर्ष की तैयारियों में जुटा था कि भौजी की खबर आई। 14 को चले आवें, महादेव जी पे पूजा करवाऊनी है। तो क्या भौजी ने फिर कोई चुन लिया है? सोचने लगा कौन हो सकता है, किस जाति का होगा। पर भौजी के तय जाति अप्रासंगिक है और मुझे पहुंचना ही है। तो यह थी महेश कटारे जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।